अहम घटना के बारे में और उस घटना एक फिनोमेना के बारे में उसका क्या, उसको किस तरह से हमारा सिनेमा दिखा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आतंकवाद के मुद्दे से जुड़ा मामला है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ अभी हाल में, उससे पूरे देश में एक गुस्से की लहर है, अफसोस की लहर है, गम की लहर है, नाराजगी की लहर है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान के उसमें लिप्त होने की वजह से एक अलग तरह का गुस्सा भी है। और सरकार जो है वो अपनी तरफ से कुछ कड़ाई के कदम उसने उठाए हैं, और आगे भी उसने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और इसका जो है वो हर हाल में इसका बदला लिया जाएगा। इसका चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान को, पड़ोसी देश को, जिन्होंने भी आतंकवाद किया है। तो ये जो चीज है, ये आज हम आतंकवाद के मुद्दे पर हमारा सिनेमा, हिंदी फिल्में आतंकवाद के मुद्दे पर किस तरह से कहानियां बनाती रही हैं, कैसे दिखाती रही हैं, इसी पर हम बात करेंगे। आतंकवाद का मुद्दा हमारे देश में कब से कैसे उसकी जो कहना चाहिए शुरुआत हुई है, उसको किस तरह से हिंदी सिनेमा ने पकड़ा है, और उसमें आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान से उसके रिश्तों की भूमिका, आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में होने का मसला, और वो चीज कैसे हमारे देश के नागरिकों को, हमारी जो कहना चाहिए राजनीति है, उसको प्रभावित करती है, और कैसे उससे हमारा जो आपसी संबंध है नागरिकों के बीच में, वो कैसे प्रभावित होता है, और कैसे वो मामला हिंदू मुसलमान की एक कहना चाहिए बाइनरी में बढ़ जाता है। कैसे उस आतंकवाद के मुद्दे की वजह से, पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे की वजह से, कैसे हमारे देश में रहने वाले भारतीय मुसलमान जो है उन पर उसका क्या असर पड़ता है, और सिनेमा उसको कैसे दिखाता है, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। ये बहुत कहना चाहिए कि बहुत गंभीर, बहुत उलझा, बहुत जटिल विषय है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास लोग मौजूद हैं, जिससे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर, बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं, वर्षों से हिंदी फिल्मों की समीक्षा कर रहे हैं, फिल्म पत्रकार हैं। हमारे साथ नंदिता बनर्जी जी हैं, जो कि प्राध्यापक है, सिनेमा में दिलचस्पी रखती है, लगातार हमारी चर्चाओं में शामिल होती है। हितेंद्र पटेल साहब हैं, जो कि पेशे से प्राध्यापक हैं और सिनेमा संस्कृति से जुड़े सवालों पर लगातार हमारे साथ चर्चाओं में शरीक होते रहते हैं। हमारे साथ फरीद खान साहब भी हैं, वो हिंदी सिनेमा में पटकथाकार की भूमिका में जुड़े हुए हैं, हिंदी फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं आना चाहता हूँ, और जैसा कि मैंने प्रस्तावना में कहा कि पहलगाम का जो एक हमला हुआ है, आतंकी हमला, जिसमें हमारे देश के कई नागरिकों की जान गई, और जिस तरह से उसमें बाहर से आए आतंकवादियों ने हमला किया पर्यटकों पर, वहां घूमने गए सैलानियों पर, और उसको लेकर के देश में जो गुस्सा है, उसका हमने फिल्म इंडस्ट्री में भी उसका रिएक्शन देखा है, किस तरीके से सदमा है इंडस्ट्री में, किस तरह से नाराजगी है। मैं आपसे, जो हमारा आज का विषय है कि आतंकवाद को किस तरह से दिखाता है हमारा सिनेमा, कैसे दिखाता आया है, उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि हमारा जो फिल्म सिनेमा है, हिंदी सिनेमा खासतौर से, मुख्य धारा का सिनेमा जो है, वो इस विषय के साथ, क्या उसकी जो गंभीरता है, उसकी जो जटिलता है, उसके साथ किस तरह से न्याय कर पाता है क्या? जी, आप सभी को नमस्कार। यह मुद्दा जितना प्रासंगिक है और जितना इमीडिएसी है इसकी, उसके हिसाब से अगर हम सिनेमा में आतंकवाद की चर्चा करें तो हमें थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा और डिटेल में जाना पड़ेगा कि किस तरीके से आतंकवाद को भारतीय सिनेमा, खास करके हिंदी सिनेमा में डिपिक्ट किया गया है और उसको क्या चेहरा दिया गया है, और उसके विवरण में, विश्लेषण में कितनी गंभीरता रही है या कितनी सतही तरीके से उसको दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि ऐसी किसी भी घटना का पूरा ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ होता है, और खास करके जब कश्मीर में किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि होती है तो उससे पाकिस्तान का जुड़ जाना लाजमी है, और पाकिस्तान उसमें स्पष्ट रूप से सामने आता है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का हाथ रहा है या कई बार साबित हो चुका है, और हमेशा कुछ फैसले लिए जाते हैं, कुछ पर अमल किया जाता है, फिर सब कुछ पिछले खाते में चला जाता है और उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। हितेन जी ने जो गदल खाता शब्द एक इस्तेमाल किया, वो सब कुछ गदल खाता में चला जाता है एक समय के बाद। मैं जो देख पा रहा हूँ, या पहले भी मैंने इस पर बात की है,
कि हिंदी फिल्मों में 2-3 तरीके से आतंकवाद को दिखाने की कोशिश की गई है। गंभीरता यहाँ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जैसी एकेडमिक फील्ड में होती है, इवन सोशल मीडिया पर होती है, या लेख आलेख और उन चीजों में होती है, या सरकारी स्तर पर होती होगी। फिल्म में हमेशा एक साधारणीकरण का मीडियम है, जनरलाइजेशन का मीडियम है। उसमें आम दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ प्रतीक चुने जाते हैं, कुछ सिंबोलिज्म का इस्तेमाल होता है, कुछ रूपक गढ़े जाते हैं और फिर इसका चित्रण किया जाता है। स्वाभाविक रूप से ये पाकिस्तानी हाथ होने की वजह से, और चूंकि पाकिस्तान है तो मुसलमानों के होने की वजह से अमूमन 90% चित्रण में ये मुस्लिम किरदार के तौर पर आते हैं और जिनका पाकिस्तान कनेक्शन होता है। ऐसे ही हिंदी फिल्मों में आतंकवाद आता रहा है मुख्य रूप से, और इसकी बड़ी जबरदस्त स्पष्ट शुरुआत रोजा से होती है। रोजा के जो 2 किरदार है, वसीम खान और लियाकत खान, उनकी गतिविधियों से जाहिर होता है और उनको एक कहेंगे कि मणिरत्नम ने एक चेहरा दिया जो आतंकवाद का चेहरा होता। उसके पहले आतंकवाद की चर्चा होती थी, पड़ोसी देश होता था, नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन रोजा में पहली बार पाकिस्तान, फिर आतंकवादी कैसा देखने में है, वो चेक वाली जो गमछा या तौलिया कहते हैं जिसको, उसका एक अलग नाम है उसका, वो लपेटा रहता है, कंधे पे रखा रहता है, आंखों में सुरमा लगा रहता है, माथे पर नमाज पढ़ने की वजह से जो एक काला धब्बा निशान आता है वो लगा रहता है, उनके बाल कोहल आंखें होती हैं, उनकी लंबे चौड़े होते हैं वो, और पठानी सूट पहनते हैं। ये एक अमूमन चेहरा बना दिया गया है कि जो आतंकवादी होता है वो ऐसा होता है। मालूम नहीं पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे, उनका चोला कैसा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, ये कोई जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी होंगे वे बता सकते हैं। जो स्केचेज आए हैं, स्केचेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वो वाले नहीं है जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं। ये बिल्कुल कश्मीर के आम नागरिक, या कह लें कि भारत के आम नागरिक की तरह दिखते हैं अपने स्केच में। हाँ, उनकी दाढ़ी है, उनके बाल छोटे छोटे हैं, इस तरीके से हो सकता है। हिंदी फिल्मों ने जो रोजा के बाद से एक पहचान मिली उसको, उसी को आगे बढ़ाया, और करगिल वार हो या उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, 26/11 जो मुंबई में हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इन सब के सूत्र जो है, इन सब के पीछे जो धागा है वो जाकर के पाकिस्तान से ही जुड़ता है। इसलिए आतंकवाद जो भारत में है वो पाकिस्तानी जनरेटेड है या पाकिस्तान से सपोर्टेड है, और पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है, इस बात में दो राय नहीं हो सकती है। मैं करीब 10-11 साल पहले लाहौर गया था, और जाहिर सी बात है वहाँ लोगों से, पत्रकारों से मिला, और एक वहाँ के प्रेस क्लब जैसी जगह पर मैं पत्रकारों से मिल रहा था, तो उन्होंने जो एक बात कही थी वो बात कही मुझे छू गई थी, और उसमें एक सच्चाई जान पड़ी थी। उन्होंने, जो वो खुद भी परेशान है पाकिस्तान के लोग, ऐसा नहीं है कि आतंकवाद से पाकिस्तान का हर नागरिक खुश है या हमें तबाह करके पाकिस्तान का नागरिक हंसता है या खुश होता है। वहां भी एक छोटा तबका है जो ये सारी गतिविधियों में संलग्न है, और जिसको आईएसआई कह लें, पाकिस्तानी आर्मी कह लें, उसका सपोर्ट है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है। लेकिन उस पत्रकार ने जो ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक रूप से और जो भौगोलिक हमारी सीमाएं हैं उस पर ये जो गतिविधियां हमारे उत्तर पश्चिम में हो रही हैं, जो उस समय, मैं 12 साल पहले की बात कह रहा हूँ, तब अफगानिस्तान का मामला काफी सुलगा हुआ था, एक्टिव था। उन्होंने कहा कि ये तो गनीमत कही है अजय भाई कि पाकिस्तान बन गया, तो आज ये सारी चीजें हमें झेलनी पड़ रही है पहले, और फिर हमारे यहाँ से चीजें निकलती हैं तो आपके देश में पहुंचती हैं। अगर ये पाकिस्तान नहीं बना होता तो ये सब कुछ हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हो रहा होता, और अफगानिस्तान में ऐतिहासिक रूप से जो हो रहा है वही होता।
अगर भारत पाकिस्तान नहीं बना होता तो ये सब कुछ आप प्रत्यक्ष रूप से झेल रहे होते हैं जो हम झेल रहे हैं। हम आपके लिए शॉक एब्जॉर्बर है, हम उसको झेलते हैं। और फिर यहाँ से कुछ लोग कुछ गलत इरादों की वजह से, गलत फहमियों की वजह से और कश्मीर के मामले को लेकर के आपके यहाँ जाके आतंकी गतिविधियां करते हैं। उस पत्रकार ने साफ कहा था इसका कोई सपोर्ट पाकिस्तान का अवाम के बीच नहीं है। पाकिस्तानी अवाम भारतीय संस्कृति का जिस ढंग जो बिहेवियर उनका था हमें लेकर के, हम जैसे 2 दिन पहले लौट रहे थे तो वहां पाकिस्तान पुलिस ने कहा कि जनाब ऐसा क्या हो गया हमसे कि आप 2 दिन पहले लौट रहे हैं। यहाँ तो लोगों को वीसा नहीं मिलता है, आपको वीसा मिला हुआ है फिर भी आप 2 दिन पहले जा रहे हैं। तो जब अवाम से हम ऐसी बातें सुनते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में, बॉर्डर पे और फिल्मों में और बयानों में जो बातें सुनने को मिलती हैं, जो मुनीर साहब का बयान आया 2 नेशन थ्योरी को लेकर के और जिस ढंग से सुलझाया उन्होंने पूरे मामले को लेकर, उसके बाद से जो गतिविधियां हुई हैं, पहलगाम की घटना हुई है, उसका असर हिंदी सिनेमा पर भी पड़ेगा। हो सकता है कल को पहलगाम फायरिंग करके कोई फिल्म भी बन जाए और कुछ लोग बना लें, लेकिन इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा हमें। हिंदी फिल्मों में जिस सरलीकरण तरीके से जैसे पाकिस्तान और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए बहुत ही जनरलाइज कर दिया गया है, एक जेनरिक तरीका अपना लिया गया है, वो भी ठीक नहीं है। मुझे याद आता है कि मिशन कश्मीर में थोड़ी बहुत विनोद चोपड़ा ने कोशिश की थी उस आतंकवाद को समझने की और उस आतंकवाद के कश्मीरी पहलू को भी समझने की कोशिश की थी। उनकी फिल्मों में कहीं कहीं ये चीज, चूंकि वे खुद कश्मीर से भी हैं और शायद हो सकता है उनका प्रत्यक्ष अनुभव रहा हो। ऐसे ही कुछ और फिल्म मेकर है, धोखा जैसी एक फिल्म आई थी जहां आतंकवाद को समझने की कोशिश की गई है। आतंकवाद सिर्फ कश्मीर में या बॉर्डर पे नहीं है, आतंकवाद देश में अंदर भी है और सिर्फ उसका इस्लामिक चेहरा ही नहीं है, उसका हिंदू चेहरा भी है, जो कि जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन एनआईए की जो सिफारिश है जिसमें प्रज्ञा ठाकुर वगैरह शामिल है, तो उसका एक हिंदू चेहरा भी है। पाकिस्तान ये बॉर्डर पे पहलगाम में जो हुआ है वो निश्चित रूप से दर्दनाक है, खौफनाक है और निंदनीय है, लेकिन जो हिंदुस्तान में होता रहा, और मैं बहुत संक्षेप में ये बात कहूंगा, आतंक सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको गोली मार दी, आपका धर्म पूछा और गोली मार दी। मैं तो उसको भी आतंक करता हूं जब आपको भीड़ घेर लेती है और कहती है कि जय श्री राम बोलो। जी बिल्कुल, ये जय श्री राम बुलवाना भी एक आतंक है। हाँ, आप अगर दूसरे धर्म के लोगों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं, आप गोली नहीं मार रहे हैं, आप उनके पूरे मजहब, उनकी सारी चीजों पर अटैक कर रहे हैं, भारत में रहने के उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं। कोई कैसे, मैं नॉन बिलीवर हूं, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता, करता हूं, लेकिन मान लीजिए मैं हितेंद्र जी के पास पहुंच रहा हूं और इनकेस अगर वो मंदिर जा रहे हैं और मैं उनके साथ हूं, अगर वो मंदिर जा रहे हैं, मैं जब मंदिर जाऊंगा मैं हाथ भी जोड़ लूंगा, लेकिन हो सकता है मेरी श्रद्धा नहीं हो और नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं उनकी आलोचना करने लगूं, मैं कहने लगूं ये क्या। हाँ, बॉडी के स्तर पर उनसे बहस हो सकती है, बातें हो सकती हैं, मैं अपने नॉन बिलीफ को उनके सामने रख सकता हूं और ये उनकी मर्जी है। मैं एक नाम ले रहा हूं चूंकि हितेंद्र जी सामने बैठे हुए हैं, बाकी आप लोग जो नहीं, आपकी बात समझ गया जी, बिल्कुल 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 मैं समझ गया आपकी बात। और आपने जो बात उठाई है, हालांकि आपने बातचीत जो रखी है वो सिनेमा के दायरे से बाहर जाकर के भी बहुत सारे गंभीर मसले उसमें आ गए हैं। जाहिर बात है वो सारी चीजें जो हैं वो जेर बहस हैं और वो उन पर लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज के बारे में बात कर रहे हैं, अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर देश में हम अमन चाहते हैं तो ये सारे सवाल जो है, इन सवालों के जवाब हमको ढूंढने पड़ेंगे। हितेंद्र जी, मैं चूंकि अजय जी ने आपका नाम ले दिया है तो मैं अब आपके पास ही आता हूं, और मैं ये जो सिनेमा में आतंकवाद की बात हम लोग कर रहे हैं, और देखा जाए तो आतंकवाद पर फिल्म बनने का सिलसिला जो है वो 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसके बाद जो मुंबई में बम धमाके हुए, वो सारा सब कुछ हुआ, उसमें किस तरह से पाकिस्तान समर्थन, पाकिस्तान के हाथ था, या सारी बातें, दाऊद इब्राहिम वगैरह बहुत सारे एंगल है। उसके बाद से हम देखते हैं कि हाँ, एक सिनेमा जो है वो एक कहानियों का सिलसिला काफी तेजी से बढ़ा, और कैसे उसमें हमने देखा कि आतंकवादी जो है वो
सीमा पार के हो गए, और कैसे उसमें फिर हमको ये भी दिखाई देने लगा फिल्मों में कि कैसे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग खास तौर से अगर कहा जाए, तो उनको उनको लेकर के, उनकी भूमिका को लेकर के, और सीमा पार के आतंकवादियों से उनके रिश्तों को लेकर के, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है, उनको लेकर के बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारी कहना चाहिए कहानियां बुनी गई। तो जैसा कि अभी अजय जी ने कहा, बड़ा सरलीकृत कर दिया गया, जनरलाइज भी कर दिया गया, और उसका असर कहीं ना कहीं हम समाज पर भी देखते हैं। जब हम कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में देखते हैं, या हाल के दिनों में बनी हुई तमाम फिल्में देखते हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं एक अदराइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो है वो सिनेमा के माध्यम से कहीं ना कहीं और गहराता व दिखता है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। अजय जी ने जो मूल बातें कही हैं उन सब से सहमति है मेरी, और थोड़ा सा मैं इतिहास का छात्र होने के नाते एक दो बातें सिनेमा के बाहर जाके कहना चाहूँगा कि ये जो दौर है ये ग्लोबल टेररिज्म का दौर है। हमारे देश में जो घट रहा है वो दुनिया भर में जो घट रहा है उसका एक हिस्सा है, इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ भारत स्पेसिफिक कोई बात नहीं कहेंगे। और ये पिछले 30 बरस का मामला है, 30-35 बरस का मतलब मामला है। हमारे एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इस पर कहा है कि ये टेररिज्म जो है ये ग्लोबल फेनोमेना क्यों है, और ये कैसे हमारे नेशन स्टेट की क्राइसिस को बढ़ा रहा है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर सिनेमा की बात करें तो हमारे देश में सिनेमा ने टेरर फैलाने वाले का जो चेहरा बनाया है, वो चेहरा लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से मुसलमान का बनाया है, और ये बात बहुत साफ होनी चाहिए। और इस मामले में फिल्मों का एक मेजर रोल है, और अब जो चेहरा निकल के आ रहा है वो चेहरा एक मुसलमान का चेहरा ही है, टेररिस्ट का चेहरा। अच्छा, उसमें एक और दो चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें कि मुसलमान इस टेररिस्ट चेहरे को मतलब क्या कहना चाहिए, एक ग्लैमरस छवि भी, एक मैचो छवि भी दी गई है। ये और भी खतरनाक बात है, मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, खतरनाक बात है। और जो चेहरा मुसलमान नौजवान का दिखाया जाता है, मुझे एक फिल्म याद आती है, मतलब उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें कि एक जो टेररिस्ट के समय वो मर जाएगा, तो उसकी पहले वो अपने पिता को फोन करना, वो उसके पीछे जो है इंस्पेक्टर आ जाता है और अपने अब्बा से बात करना चाह रहे थे ना, तो वो एक रेयर मोमेंट था जब मुझे लगा कि एक चेहरा है वो एक ह्यूमन फेस लेकर के आया है, अन्यथा उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है। और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन का दाय भार जो है हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों को लेना चाहिए। इतना स्थूल किस्म का एक मुसलमान चेहरा जो है वो बनाया गया टेररिस्ट का, इससे बड़ी क्षति हुई है। और अब जो है, अब ये जो पूरे देश में एक मुस्लिम विरोधी वातावरण पैदा हुआ है, उसमें इस तरह के पिक्चराइजेशन का भी एक रोल है, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक दो फिल्म का जिक्र करूंगा थोड़े डिस्टिंक्शन के साथ में। देखिए, एक फिल्म थी जो दिसंबर 16, जिसमें कि एक डैनी डोंगजप्पा थे और मिलिंद सोमन थे। तो मिलिंद सोमन मतलब अदरवाइज बहुत अच्छी फिल्म थी। तो उसमें जो मुसलमान का चेहरा दिखलाया गया था वो गुलशन ग्रोवर गया था, वो उसमें वो तमाम चीजें दिखलाई गई हैं जो मुसलमान का एक जो सामाजिक चेहरा होता है, जो जिसमें एक तो वो उससे क्या हुआ है ना कि अब जो है मुसलमान हिंदी फिल्म में इस रूप में आने लगा है कि अब वो पुराना चेहरा जो है, एक कोमल, एक मानवी, एक शोले वाला जो है ना, वो जो मैं भूल रहा हूँ, जंगल ने जो किरदार किया उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, रहीम चाचा। तो उस तरह के चेहरे अब गायब हो गए और एक नया मुसलमान चेहरा जो टेररिस्ट का चेहरा है वो
इस वक्त बहुत सारी फिल्मों में आने लगा है, और वो इम्पोर्टेंट ये बात ये है कि वो स्वीकार कर लिया गया है, अब मुसलमान ही टेररिस्ट है। जी। और उसको उलट दीजिए तो हर टेररिस्ट मुसलमान है। इसमें छोटी छोटी जो कोशिशें हुई हैं, एक सरफरोश फिल्म में जो दिखलाया गया है वो बड़ा मुझे दिलचस्प लगा। बिल्कुल। सरफरोश एक इम्पोर्टेंट फिल्म मानता हूं मैं। उसमें एक जो गायक है उसको दिखलाया गया है, फखरुद्दीन शाह ने वो रोल किया था, कैसे उन्होंने मान लिया इसको मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ, लेकिन खैर वो एक उनके पीछे कहानी है, वो उन्होंने दिखलाया है। उसमें एक इंस्पेक्टर का चेहरा है जो आमिर खान इंस्पेक्टर को सलीम करता है जब उससे लिया जा रहा है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो वो जो हाँ हाँ, आप मेरी आवाज कम सुनाई दे रही है क्या? है नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आप बोलिए। सलीम जो सवाल करता है वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा था। मुझे लगता है कि इस तरह के जो डायलॉग होते हैं उन डायलॉग से एक तरह से मुसलमान, भारतीय मुसलमान का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। इन दिनों मेरे ऊपर भारतीय मुसलमान भारत प्रेमी हो सकता है, इस बात को लेकर मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त हमले हो रहे हैं। आप अजय जी देख रहे होंगे। तो मैं भारतीय मुसलमान के भारतीय चेहरे को बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, और इसलिए मुझे फिल्मों में ये जो पिक्चराइजेशन होता है इससे बड़ी तकलीफ होती है। और ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट को दिखाया ना जाए, लेकिन टेररिस्ट को दिखाने के पीछे जो हिस्टोरिकल कारण है उसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। एक बात जो मैं सब लोगों से इन दिनों कह रहा हूँ कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों को आपस में जोड़ने के हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म से मुक्ति नहीं मिलने वाली है अगर हम इन तीनों को अलग अलग करके सोचेंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से हमारा जो कल्चरल लिंक है वो खत्म होता जा रहा है। वहाँ की किताबें यहाँ नहीं आती हैं, यहाँ के लोग वहाँ से नहीं जुड़े हैं। बांग्लादेश के साथ भी ऐसी स्थिति आ रही है। अरे ये तीनों एक ही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब इसको इस मेटाफर में आप नहीं देखना चाहें कि शरीर भारत है, दाहिना हाथ वो है और बायां हाथ वो है। एक ही शरीर के हिस्से हैं, और इस एक ही शरीर के हिस्से होने के कारण हमारी परेशानियां भी एक तरह की। तो इस बात को कैसे समझाया जाए? ऐसी फिल्में अब बनना भी बंद हो गई। अब तो फिल्में जो है वो दाएं और बाएं हाथ को शरीर से लड़ा रही हैं, और शरीर जो है वो सोच रहा है जी, कि असल में मैं थोड़ा टोक रहा हूँ, आपको माफ कीजिएगा। जो माहौल है उसको देखते हुए जो जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, कूटनीतिक माहौल है, और जो परिस्थितियां जैसे आतंकवाद की बात हो रही है, तो आपने कहा कि टेररिज्म से मुक्ति संभव नहीं है। असल में टेररिज्म से मुक्ति, आप यहाँ पर कहा गया ना, ग्लोबल फेनोमेनन है टेररिज्म। तो वो जो चीज है उसको देखते हुए सिनेमा अल्टीमेटली कहानियां कहाँ से पिक करेगा? अगर आपको भारत को अगर पाकिस्तान से खतरा है, सीमा पार आतंकवाद से खतरा है, और हम झेल रहे हैं, लगातार झेल रहे हैं पिछले 35-40 साल से, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जितना भी सांस्कृतिक जो भी माध्यम है, जो भी हमारे जरिए हैं चीजों को प्रकट करने के, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो सिनेमा हो, रंगमंच हो, कहानियां हो, वगैरह वगैरह, उनमें कहीं ना कहीं वो सारी बात तो आएगी। और इसीलिए जो आपने कहा कि ये सांस्कृतिक आदान प्रदान रुक गया है, कहीं ना कहीं ये एक देखा जाए तो एक अनावश्यक किस्म की ये एक बात हो जाती है। हाँ, कि नहीं ठीक भाई, कि जरूरी हो जाता है कि नहीं ठीक है, आपको किसी एक मौके पर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आप जो है वो मतलब बंदूक और वो बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। वो जो बात कही जा रही है, ये बात सही है कि एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय मुसलमान जो है ना वो बड़ी तकलीफ में है इस वक्त। भारतीय मुसलमान को कैसे हम, जिसको कहते हैं ना कि रिट्रीव करें, उसको कैसे हम फिर से सामने लाएं भारतीय के रूप में, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें सिनेमा का एक रोल है, साहित्य का रोल है, जर्नलिज्म का रोल है, राजनीति का एक रोल है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का रोल है। तो उस क्रम में सिनेमा ने हमारी मदद करने के बजाय हमको थोड़ा सा दिक्कत में डाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो रोजा के बाद आई बातें हैं, अब अजय जी बता रहे थे, ये कहानी जो एक ही दिशा में बढ़ती जा रही है, आप इसको कैसे रोकेंगे? इसलिए मेरा मूल बात है कि भारतीय मुसलमान का जो पिक्चराइजेशन हो रहा है, जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है फिल्मों में,
उससे मुझे बहुत आपत्ति है। और अब ये चैलेंज हम लोगों को लेना चाहिए। हम लोग डिप्लोमेटिक सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम लोग डिप्लोमेसी में जो करना होता है वो तो डिप्लोमेट जाने। हम लोग जो फिल्म या क्रिएटिव माध्यम के लोग हैं, हम लोगों को भारतीय मुसलमान का जो ह्यूमन चेहरा है ना, उसको सामने रखना चाहिए। और जहां जहां इस तरह के स्टीरियोटाइप्स तैयार होते हों, उसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए। जैसे कश्मीर फाइल जो फिल्म थी, मान लेता हूं मैं कि वो सारी घटनाएं सही थी, मान लेता हूं, एक फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसको दिखाया गया है वो गलत है। मैं घटनाओं की सत्यता को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब फिल्म दिखाते हैं तो वो इतना इमोटिव होता है, इतना उसका पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि गुलशन ग्रोवर का जो डायलॉग है और ये जो टेररिस्ट बोलता है, उससे बच्चे, नौजवान सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं थोड़ा दोष देता हूँ हिंदी फिल्म बनाने वालों को कि कहानियां उठाएं, लेकिन उस तरह से उठाएं जिस तरह से कि मैंने कहा ना कि एक इंस्पेक्टर जो होता है वो टेररिस्ट को जब पकड़ रहा होता है तो वो एक फोन करना चाह रहा है, तो फोन करते समय जो मैंने कहा, तो ये जो ह्यूमननेस है, मुसलमान कोई मनुष्य ही तो है। टेररिस्ट होकर भी वो मनुष्य ही तो है। आखिर वो भी अपने माँ बाप को प्यार करता है, अपने गांव को प्यार करता है। तो हम इस तरह से चीजों को क्यों नहीं दिखला सकते? आज हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मुसलमान को डिफेंड करना मुश्किल हो गया है। तो हम लोगों को बहुत चीट फाड़ करने की जरूरत है अमिताभ जी। हम लोग बहुत कठिनाई में हैं इस वक्त। तो फिल्मों में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की जरूरत है, अच्छी फिल्में बनाने की जरूरत है। और कम से कम जो हम लोग कर सकते हैं वो जो संवाद का स्तर है वहां पर भारतीय मुसलमानों की पुनर्प्रतिष्ठा। अब ये कहेंगे आप कि भाई इसमें फासिज्म आ गया। पुनर्प्रतिष्ठा क्या होता है? पुनर्प्रतिष्ठा क्या मुसलमान कहीं गायब हो गए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसके सम्मान को, उसकी छवि को इस तरह से जो टैर्निश किया गया है, खत्म किया गया है, उसको थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं फिल्म से बाहर गया, लेकिन मैं इन दिनों इन चीजों से जूझ रहा हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस संदर्भ में, इसलिए मैंने ये बातें आपसे साझा की। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है, दरअसल वो पीड़ा तो बहुत सारे लोगों की है, निश्चित तौर पर, और वो हम देख भी रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो माहौल है उसमें सिनेमा कितना ये खतरा उठा सकता है, कितना ये रिस्क ले सकता है कि वो धारा के विरुद्ध जाकर के अपनी बात कहे। फरीद साहब से मैं उनकी तरफ आता हूँ। फरीद जी, जैसा मैंने कहा कि वो हिंदी फिल्मों से जुड़े हुए हैं और पटकथा लेखक हैं, तो उनसे मैं ये जो ट्रेंड की बात हम लोग कर रहे हैं, ट्रेंड जो चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में कहानी लिखने का, जिस तरह की कहानियां लिखी जा रही है, जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, खासतौर से जो कि हम आज आतंकवाद के बारे में बात करें, और उस आतंकवाद का जब हम चित्रण करते हैं फिल्मों में, तो कैसे उसमें भारतीय मुसलमान जो है वो एक अलग तरीके से उसकी तस्वीर पेश होती है, जिसके बारे में अजय जी ने भी कहा और हितेंद्र जी ने भी कहा। फरीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिनेमा जो है वो क्या उसमें एक तरीके से ये देखा जाए कि जो अभी राजनीतिक विचारधारा है या जो एक राजनीतिक चलन है, जो सोच है, जिस तरीके से सरकार की सोच है, या जो रूलिंग पार्टी है, या जो एक रूलिंग कहना चाहिए कि पूरा वर्ग है, उसकी सोच है, समाज के एक बड़े हिस्से की सोच है, कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, हिंदू मुसलमान का जो मामला चल रहा है उसमें मुसलमान जो है उनको एक तरीके से मान लिया गया कि वो सारे के सारे जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद और पाकिस्तान का एक तरीके से समर्थन करते हैं। इस तरह के उनके ऊपर इस तरीके से उनको देखा जा रहा है, एक लेंस जो है उनके ऊपर उस लेंस से देखा जा रहा है उनको। तो ऐसे में सिनेमा जो है वो, हम सब उम्मीद तो करते हैं कि वो अपनी बदले, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई सोच चल रही है? क्योंकि क्या फिल्म इंडस्ट्री भी अपने आप में बहुत स्कैटर्ड इंडस्ट्री है। यहाँ मुल्क जैसी फिल्म भी बनती है और हम देखते हैं कि हाँ जो है वो एकदम घनघोर हल्ला मचाने, चीख पुकार करके वो आतंकवाद और मुसलमान का सीधे संबंध जोड़ने वाली फिल्में बनती हैं। क्या कहेंगे आप? सभी को नमस्कार। देखिए, जो हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब उसके भुक्तभोगी भी हैं एक तरह से, और इनडायरेक्टली मतलब। खैर, सिनेमा पर बात करें तो जिस रोजा का जिक्र किया यहाँ पर, उसके बाद से ही एक धारा ऐसी रही है जिसने उस चेहरे को बदलने की कोशिश की है।
जो 2014 के पहले तक तो बहुत थी, लेकिन 2014 के बाद वो कम हो गई या दबा दी गई। जैसे मुझे ख्याल आता है कि 1992 में रोजा बनी, तो 1994 में द्रोह काल बनी थी। जी। और उस द्रोह काल में आपको पता नहीं चलता है कि आतंकवादी का धर्म क्या है। वो हिंदू भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है, वो एक एक इस देश का भटका हुआ नौजवान है जिसके अंदर गुस्सा है। इसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की और आतंकवाद को लेके उनका एक कंसर्न है। फिर उसी के बाद 1994 में 96 में माचिस आती है। गुलजार साहब ने बहुत ही मार्मिक फिल्म बनाई और उसको भी एक इम्पैथी की तरह से उन्होंने देखने की कोशिश की। और उसी के बाद मिशन कश्मीर। और हैरत की बात है कि जब 2002 में गुजरात का दंगा हुआ और इस बार जो पहलगाम हुआ, जिसमें ये कहा जा रहा है बार बार कि धर्म पूछ कर मारा गया, तो उसी के बाद एक फिल्म बनी मिस्टर मिसेस अय्यर। उसमें भी धर्म पूछ कर ही लोगों को मारा जा रहा था। वो 2002 में ही बनी। तो लगातार जो ट्रेंड है उसके पैरेलल एक फोर्सफुल ट्रेंड भी था 2014 के पहले, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे है, या गोविंद निहलानी की ही दूसरी फिल्म 2004 में देव है, जो हिट नहीं हुई, लेकिन उसने उस चेहरे को बदलने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी फिल्म मेकर ने। फिर उसके बाद एक फिल्म आती है आमिर। आमिर में एक मुस्लिम लड़के को फंसा दिया जाता है, एक आम मुस्लिम लड़के को। भले ही टेररिज्म चल रहा है, लेकिन आम मुसलमान उसमें शामिल नहीं है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें दिखाया। फिर कबीर खान ने 2009 में न्यूयॉर्क बनाई, हंसल मेहता ने 2012 में शाहिद बनाई। ये सब चेहरा बदलने के लिए ही जो मणिरत्नम ने एक चेहरा दिया था, उसको ही काउंटर कर रहे थे। और आज अगर आप देखेंगे तो अविनाश दास की जो फिल्म है, वो ऐसे चेहरों को ही काउंटर करने के लिए, वो जो इन गलियों में है, या इसके पहले एक फिल्म जो कि रिलीज नहीं हुई, उसका नाम था झीनी बीनी चदरिया। बिल्कुल, इस तरह की फिल्में हैं जो स्टीरियोटाइपिंग जो होता है आतंकवाद का, उसको बदलने की वो कोशिश करते हैं। मजे की बात है कि इसी बीच में कुछ लोग मौके पे चौका भी लगाते हैं। कुछ कॉमर्शियल फिल्में भी होती हैं जिनमें हेट्रेट तो नहीं होता, नफरत नहीं होती, लेकिन वो आतंकवाद से मनोरंजन और मुनाफा भी कमाते हैं। जैसे टाइगर जिंदा है, टाइगर एक था, टाइगर मर गया, टाइगर बेहोश है, उस टाइप की जो सीरीज आती है, वो सब भी आतंकवाद पर ही होती है। जैसे बेबी, एजेंट विनोद, 10, फना, मैं हूं ना, यहाँ, दिल से को भी मैं मनोरंजक फिल्मों में ही मानता हूँ। काबुल एक्सप्रेस। और मजे की बात है कि 2 ऐसी फिल्में हैं जो इनमें तेरे बिन लादेन और फिल्मिस्तान, इन फिल्मों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इन्होंने किस तरह से आतंकवाद का माखौल उड़ा दिया और वो पूरी तरह से देश की एकता के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन जाहिर सी बात है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा जो मुनाफे का कारोबार है, वो एक बार सरकार की तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद उसके तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। तब उसमें कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आती है, ए वेडनेसडे जैसी फिल्म आती है। हालांकि ए वेडनेसडे उस वक्त ये 2014 के पहले की फिल्म है। फिर बाटला, हाँ, बाटला हाउस है, बख्तर है। आप एक ट्रेंड और देखेंगे
कि स्टीरियोटाइपिंग में एक तरफ मुसलमान को चेहरा बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर और बस्तर जैसी फिल्मों में दूसरी तरफ कम्युनिस्टों को भी बनाया जा रहा है, जो कि अभी चेहरा बना नहीं है। तो जैसा हिटलर के दौर में होता था कि जो अल्पसंख्यक है वो भी एक विलन होता था और जो कम्युनिस्ट होता था वो भी विलन होता था, उनके एजेंडे पर होता था। तो अभी लेकिन इसकी सुखबुगाहट है, अभी ये स्टीरियोटाइपिंग में उतना आया नहीं है, पर ये आएगा, अभी ये आएगा। अभी फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए जो हमारी बातचीत है उसको स्पष्ट करने के लिए। आम दर्शक के लिए आपने जो जिन फिल्मों का जिक्र किया उससे बात कहीं ना कहीं जो जिस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं और स्पष्ट होता है कि किस तरह से आतंकवाद का चित्रण जब हमारा सिनेमा करता है, मुख्य धारा का सिनेमा, खासतौर से जो मुंबईया सिनेमा है, मसाला सिनेमा जिसको हम कहते हैं, वो ये चित्रण करते हुए किस तरह से जब पाकिस्तान की बात करता है और कैसे पाकिस्तान से भारतीय मुसलमान का रिश्ता जोड़ते हुए भारतीय मुसलमान को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। नंदिता जी, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि यहाँ पर बात बार बार ये हो रही है कि किस तरह से ये जो आतंकवाद का मुद्दा है वो एक तरीके से भारतीय मुसलमान के संदर्भ में उसको और जो है कहना चाहिए कि संदेह के घेरे में लाने की लगातार कोशिश जो हमारे समाज में होती रही है 1947 के बाद से, उसको और लगातार गाढ़ा करता है। क्या कहेंगे आप विस्थापन यानी बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से हमारे यहाँ एक सोच है, सिनेमा ने बंटवारे पर बहुत अच्छी फिल्में बनाई नहीं है ज्यादा हमारे यहाँ। अगर आज भी हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण हमको गर्म हवा का ही याद आता है, जो कि गर्म हवा जिस और उस फिल्म को लेकर के भी उस समय विवाद हुए थे। बाद में उसको सेंसर से मतलब छूट मिली देखने और बाद में वो आज की तारीख में वो एक क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। जबकि हम देखते हैं यूरोप में जब हम बात करते हैं, यूरोप में हमें द्वितीय विश्व युद्ध का और जो हिटलर के दौर का पूरा जो एक माहौल था उस पर हम देखते हैं आज भी फिल्में बन रही हैं, होलोकॉस्ट के मुद्दे पर आज भी फिल्में बन रही हैं। और वो लगातार उस समय की जो यंत्रणा है, उस समय की जो एक यंत्रणा थी और एक समुदाय को लेकर के जिस तरीके का पूरा एक माहौल बनाया गया था, उसको लेकर के आज भी यूरोप में बहुत मर्मस्पर्शी फिल्में बनती हैं। हमारे यहाँ उस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता सिनेमा के जरिए कि वो हम उस जो विभाजन की त्रासदी है उसको हम ठीक से समझने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि राजनीति ने चूंकि मान लिया कि भाई मुसलमानों के लिए एक देश बन चुका था, इसलिए मुसलमान यहाँ रह ही क्यों रहे हैं, जो बचे हुए मुसलमान हैं, तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तो सिनेमा भी कहीं ना कहीं उस चीज को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अभी इस बात को लेकर इतने सारे चर्चे हो रहे हैं। वैसे मैं कल ही मैंने वो छावा जो फिल्म था वो मैं देख रही थी, ऐसे मुझे वो पूरी देखनी थी। तो वो शायद प्रोपेगेंडा के बीच में आता है, तो हम कह सकते हैं इसको, लेकिन पता नहीं मतलब मैं यही कहूँगी कि देयर आर वैरायटी ऑफ अप्रोचेस बहुत ज़्यादा, और स्पेशली हिंदी सिनेमा जैसे टेररिज्म को एक्सप्लोर की है ना, तो इसका बेसिक पैटर्न मुझे 3 ही लगे। वैसे मुझे मिस्टर इंडिया जो फिल्म बनी थी, जैसे इन्होंने कहा था, अभी फरीद खान साहब ने कहा कि हाँ बहुत सारी फिल्में ऐसी कमर्शियल बनी थी, जैसे दिल से, जैसे मिस्टर इंडिया, और भी और बहुत सारे, मेरे ख्याल से रोजा से पहले भी काफी फिल्में बनी थी। शायद रोजा से पहले हम लोग उसको मतलब आतंकवाद को लेकर चर्चा इतनी नहीं थी या इतनी अवेयरनेस नहीं था हमें, लेकिन बाद में रोजा वाज अ पाथ फाइंडिंग फिल्म। वो एकदम उस फिल्म के बाद हम लोग लगातार एक के बाद एक फिर ध्रुव काल आए, माचिस से तो हम लोग इतनी प्रभावित हुए। वो जो गुलजार के हुतुतु नाम की एक फिल्म बनी थी गुलजार की, वो हाँ, तो मतलब वो बहुत सारे, फिर हाल ही में ये पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370, ये सब जो फिल्में बनी है। तो एक तो मुझे ब्लैक फ्राइडे ऑल्सो, ये जो सब फिल्में हैं मुझे लगता है कुछ एक तो है इनका ह्यूमन कॉस्ट, मतलब जैसे ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो इम्पैक्ट है टेररिस्ट अटैक्स का, और इसकी इम्पैक्ट ऑर्डिनरी पीपल पे क्या होता है, इस पर एम्फसाइज करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं।
नंबर 2 इज स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेट रिस्पॉन्स भी बहुत बड़ी बात है ना, कि आप कैसे दिखाएंगे। जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक जब दिखा रहे हैं तो आपको जो स्टांस है वो मोर एंड मोर नेशनलिस्टिक है। हाँ, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी का क्या रिस्पॉन्स है। ये जो टेररिज्म को इंडियन आर्मी को कैसे हीरोइक वे से पोर्ट्रे किया गया है, तो वो भी बहुत जरूरी बन गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मुस्लिम आदरिंग। ये भी मैंने सोचा, पढ़ी है कहीं से, ये मेरी बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, मैंने थोड़ा उसको एलैबोरेट किया कि बहुत सारे क्रिटिक्स के बात ये है कि ये जो सर्टेन फिल्म्स, इनका ना मुस्लिम स्टीरियोटाइप्स जैसे, इसको कैसे ये लोग परपिचुएट किए हैं और कौन आदर है। जैसे पटेल सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि जैसे हम लोग रहीम चाचा शोले में जो थे, जैसे फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली मुस्लिम्स वो किरदार आते थे, उससे हमारी फिर माय नेम इज खान, अनदर फिल्म मुझे याद आया, माय नेम इज खान इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगा करण जौहर की जो फिल्म बनी थी, तो ऐसे क्योंकि हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर डिटेन किया जा रहा है ना, उनके चेहरे की वजह से या उनकी कुछ आइडेंटिटी की वजह से। तो ऐसे ही रियल लाइफ की रिफ्लेक्शन तो सिनेमा में पड़ेगी, या रियल लाइफ का जो डिस्टर्बेंसेस है जैसे हम लोग फील कर रहे हैं, तो वही मैं ये सोचती रहती हूँ कि जो पोर्ट्रेल है कितनी रियल है। जैसे केरला स्टोरीज का जो स्टोरी है, हो सकता है कि इसका शायद सही है, 2-3 चीजें सही है, कश्मीर फाइल्स, हाँ, लेकिन इसको जैसे रिप्रेजेंट किया गया है वो बहुत प्रोवोकेटिव वे में है, बहुत लोगों को प्रोवोक करने के लिए बन रही है। तो वैसी ऐसी है। फिर सलमान खान की जो सीरीज ऑफ टाइगर को लेकर है, शाहरुख खान की ये वो है, अभी पठान है, फिर हाल ही में जवान बनी, हाँ, तो उसका एक हीरोइज्म है। नहीं तो ये तो हमारी हिंदी फिल्मों में है कि कोई क्रिमिनल कैसे बनता है, ऐसे ही नहीं बन जाता एक दिन में। उसके पीछे का जो इतिहास है, वो इतिहास उसे कितनी प्रभावित करती है, कितनी पुश करती है ये करने में, तो एक उसको लेकर फिर एक जनरल सेंटिमेंट बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आए, एक बंगला में एक कविता थी, अशोक मुखोपाध्याय ने लिखा था, संदेश नाम की एक पत्रिका आती थी बच्चों के लिए, तो उसका नाम था तारिक अली और दारिक माली। तो एक जुड़वा भाई की कहानी बच्चों के लिए लिखा था बहुत, लेकिन बड़ों के लिए। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे वो शेयर की गई है, ऋतिक चक्रवर्ती का। एक ही नाम के दो भाई है, कोई एक दरभंगा में है और दूसरा लाहौर में है, जिनके पिता का डेथ हो जाता है 47 के बाद, 37 के दंगे में। और फिर कैसे वो लोग, कभी यहाँ पर कोई खैनी खा रहा है, कोई गया काशी तीर्थ पे जा रहा है, और दूसरे का तो मक्का है, वो तो गुलाब लगाता है, उनका तो जुबान उर्दू है, और कैसे वो आपस में एक्सचेंजेस करके सस्टेनेंस कर लेता है। बहुत ही इट्स वेरी सिनिकल, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वो। तारिक अली और दारिक माली कविता का नाम था। फिर और एक मेरी एग्जांपल मुझे याद है, युद्धक्षेत्र पिकनिक। हाँ, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। बादल सरकार जो थर्ड थिएटर में थे, तो इन्होंने इसके ऊपर लिखे थे। तो युद्धक्षेत्र पिकनिक वो क्या है कि दोनों मतलब आमने सामने खड़े हैं एकदम फ्रंट में, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी है। अब जो सिक्योरिटी का जो लड़का है, उसके पिता माता आ गए, टिफिन कैरियर लेकर आए हैं, वो सब्जी पूरी ये वो मिठाई खिला रहा है। तो कहा अरे ये लड़का वहां पर बैठा है और वो उसको ऐसे बांधा हुआ है, वो इज अ कैप्टिव, वो उसको बंदी बनाया गया है, उसको भी दे दो। फिर ऐसे उसको भी, उससे भी थोड़ा शेयर किया। ऐसे बॉर्डर में एक माहौल कैसे बन रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे शेयर कर लेते हैं अपना एक्सपीरियंस। ये कह रहे हैं कि आप कैसे हो, वो मैं कैसे हूँ। हाँ, ये जो बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग। और अंत में सभी को एक ही मतलब नियति सभी के लिए एक ही है, डेस्टिनी इज द सेम। लेकिन वो जो पूरा जो रेटोरिक है, ये जो पूरा चलता है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये मतलब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बहुत थ्रॉबिंग है, पेनफुल है, ये हमें रुलाता है, हमें हंसाता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे इमोशंस जुड़ी है इसको लेकर। तो मैं फिलहाल यही
जी जी। अनिल जी, आपके पास वापस आता हूँ। अभी जो नीता जी ने अपनी बात कही उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने शुरुआत में ही कहा, ये सब एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। उन्होंने प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल किया और हमने देखा है, हमने प्रोपेगेंडा सिनेमा पर सिनेमा संवाद में भी कई बार बातचीत की है। जिस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो जैसे जैसे समाज में बढ़ा है, राजनीति में बढ़ा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, और मतलब लगातार हमने देखा है कि हमारे नेता जो हैं वो हर चुनाव से पहले या इवन अदरवाइज वो कुछ एक खास तरह की छवि गढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। सिनेमा उन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं और री एम्फेसाइज करता है, उन्हीं इमेजेस को और ज्यादा गाढ़ा करता है। लेकिन जो फरीद जी ने बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इसको तोड़ने का, या इसको कहना चाहिए इसके इसके सामने काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की भी कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो काउंटर नैरेटिव वाला एक हिस्सा है सिनेमा का, वो ज्यादा प्रभावी हो पाएगा? जो जिस तरह का माहौल हमारे यहाँ चल रहा है, जैसे मान लीजिए पहलगाम का की हिंसा हो गई, उसमें इतने सारे लोग मारे गए हमारे, जाहिर बात है देश में एक गुस्से का माहौल है, लोग चाहते हैं कि बदला लिया जाए तुरंत पाकिस्तान से, और हमारे नेता ये बात कह भी चुके हैं, और जाहिर बात है उसका कहीं ना कहीं निदान होना भी चाहिए जिस तरीके से चल रहा है मामला। तो वो जो है, ऐसे में सिनेमा क्या आपको लगता है कि नहीं एक जमाने से उलट कोई एक धारा ले पाएगा, कोई एक रास्ता ले पाएगा, या उसका लेना लोगों को पचेगा, ऐसा कहें तो? नहीं, अफसोस है कि नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो भी उदाहरण फरीद ने दिए हैं, बड़े अच्छे उदाहरण स्टडी के हिसाब से, वे सारे 2014 के पहले के हैं। 2014 के बाद जो मैं पहले भी ये चर्चा में कर चुका हूं कि हिंदी सिनेमा में पोस्ट कश्मीर फाइल्स, प्री कश्मीर फाइल्स करके सिनेमा देखा जा रहा है। और मैंने बताया था पिछले दिनों के एक फिल्म कैसे रूप दी गई कि पोस्ट कश्मीर फाइल्स, अब मुसलमान उदार नहीं होगा, अब मुसलमान सहनायक नहीं होगा, अब मुसलमान हमेशा खलनायक होगा। ये तय है। मैं दावा करता हूं, मैं तो कह सकता हूं खुलेआम कि जो नजाकत की कहानी आई है कश्मीर से, जिसने बचाया 11 लोगों को, नजाकत की स्टोरी पर कोई फिल्म नहीं बन सकती। लेकिन पहलगाम फायरिंग पर जरूर फिल्म बन जाएगी, और पैंट उतारने से लेकर के और धर्म पहचानने तक पर फिल्म बनेगी। दिक्कत क्या है कि हमारे जो सुपरस्ट्रक्चर, जो ऊपर के लोग हैं, जो पूरे साल, पिछले कई सालों से मुसलमान विरोधी अफवाहें फैला रहे हैं, मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं, कपड़ों से पहचान रहे हैं, मंगलसूत्र फिकवा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, वे आज एक ऐसे मुश्किल में फंस गए हैं आकर के, जहां उनकी समझ में कोई बयान नहीं आया गृह मंत्री का, कोई बयान नहीं आया प्रधानमंत्री का, जो ये दे कि नहीं, देश के हिंदू मुसलमान सब एक हैं, सब मिलकर रहें, देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, ऐसा कोई बयान गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया। जबकि ये आना चाहिए ऐसे नाजुक मौके पर। अभी कल एक पत्रकार ने रिपोर्ट की कि हरियाणा के एक गांव से 18 मुस्लिम परिवारों को निकल जाने के आदेश दिए गए। क्या ये सरकारों को नहीं मालूम है? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम है कि ऐसा कुछ घट रहा है? मुर्शिदाबाद में कुछ अगर होता है, या कहीं आप मणिपुर दबा देते हैं, मुर्शिदाबाद हाईलाइट करते हैं, गवर्नर साहब मुर्शिदाबाद चले जाते हैं, आप चुन चुन के चीजों को हाईलाइट करते हैं, चुन चुन के चीजों को दबा देते हैं। जब सरकार और सत्ता के तौर पर ऐसा हो रहा है, तो फिल्म वालों से आप कैसे हिम्मत कर सकते हैं? मैं तो चाहूंगा कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, ये टी शर्ट बने और हर एक मुसलमान पहने, चाहे वो खान हो, रहमान हो, जो भी हो। और ये बात हम हिंदुओं को भी समझनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि जब हम मुसलमान बात, हम उन्हें अपने नागरिक, अपने दोस्त की तरह बात नहीं करते हैं, हम भी अपनी डिस्कशन में उनको दूसरा समझ लेते हैं, फिर हम बातें करते हैं। अफसोस ये है कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, तो जब भी मैं मुसलमान दोस्त का नाम लूंगा तो दूसरे के तौर पर नाम लूंगा। लेकिन आज से 20 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि अगर वह मुस्लिम है तो ये मेरा दोस्त कौन है, अगर वो दुश्मन है तो ये मुसलमान दोस्त मेरा कौन है। ये 20 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने अपने मुस्लिम दोस्तों, अपने मुस्लिम परिजनों की बात की थी और बताया था कि कैसे हम लोग एक, मैंने तो उदाहरण दिए थे
मैं आज वो उदाहरण दोहराना चाहता हूँ कि तियाननमेन की घटना हुई थी पेकिंग में, सुन ले थोड़ा सा, और भारत से गए 4 साहित्यकार, बड़े साहित्यकार, मृणाल सेन, विजय तेंदुलकर, UR अनंत मूर्ति, ये सब हमारे साथ थे। मैं उनको घुमाने ले गया था और तभी कर्फ्यू लग गया। अब ये लोग हमारे होटल में हैं, इनको होटल से, मेरे होटल से इनके होटल में पहुंचाना था, जो कि लगभग 6 किलोमीटर की दूरी थी। शहर में फ्लैग मार्च हो रहा है। वैसे समय में मैंने AR रहमान, जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, कराची के रहने वाले, जिनकी डेथ हो गई पिछले दिनों कैंसर की, और जो शारदा सिन्हा के मुरीद थे, खैर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, और चूंकि हम विदेशी नागरिक थे और चीन के दोस्त के तौर पे जाने जाते थे, हमें एक व्हाइट कार्ड मिला हुआ था जिससे चीनी नागरिकों के अधिकार हमें मिले हुए थे और प्रिविलेज भी थे। वो रहमान साहब अपनी गाड़ी में रिस्क पे फ्लैग मार्च के बीच, कर्फ्यू के बीच, देश के 4 बड़े साहित्यकारों को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके होटल तक छोड़ने गए थे। ये कौन था? मुसलमान। वो पाकिस्तान से भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन वो मृणाल पांडे को, विजय तेंदुलकर को, UR अनंत मूर्ति को, सबको छोड़ने के लिए गए। तो इन चीजों को, अगर मैं उस पर फिल्म नहीं बना सकता, मैं फिल्म मेकर नहीं हूं, लेकिन ये पूरी फिल्म की कहानी है। ये तो ऐसी चीजें होती रहती है आसपास में। मैं तो चाहता हूं कि अगर फिल्में बन सके, लेकिन दिक्कत यही है कि फिल्में नहीं बन पाएंगी, कोई भी इनमें पैसा नहीं लगाएगा। आप तो मुस्लिम पॉजिटिव इन गलियों में को जब दिक्कत हो जाती है छोटी फिल्म को, तो आप बड़ी फिल्म कैसे माउंट कर सकता है? और ये सच्चाई है, देश के हर सिक्योरिटी गेट पर मुसलमानों की ज्यादा छानबीन की जाती है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं, जिनके साथ मैं ट्रेवल करता हूँ एयरपोर्ट पे, तो कैसे मैं पास कर जाता हूँ, मेरा नाम अजय ब्रह्मात्मज है, मैं पास कर जाता हूँ, उनका नाम खुर्शीद अनवर है, उन्हें रोक दिया जाता है, उनकी ज्यादा जांच की जाती है। इस ज्यादा जांच से कैसे बचाएंगे हम मुसलमानों को? हम शक से कैसे हटाएंगे? हर मुसलमान को क्यों गवाही देनी पड़ेगी? क्यों सीना फाड़ कर हनुमान की तरह दिखाना पड़ेगा कि इसमें हिंदुस्तान? मेरे ख्याल में जो आपने बात कही बड़ी, बिल्कुल आपने जो बात कही है वही बहुत महत्वपूर्ण बात है असल में। और वो जो बात है वो हितेंद्र पटेल साहब अपने पहले वक्तव्य में उसी पीड़ा की तरफ इशारा कर रहे थे। और मैं हितेंद्र जी आपके पास दोबारा लौटता हूँ, संक्षेप में अपनी बात कहिए कि ये जो है कि भाई क्यों ऐसा करना पड़ता है और इसका निदान क्या है? क्योंकि देखिए, हम राजनीति के स्तर पर देखा जाए तो एक बहुत कठिन समय में है, जाहिर बात है, जैसा मैंने कहा और बार बार कह रहा हूं कि एक माहौल है देश में, और वो उस माहौल की अपनी एक कहना चाहिए उसकी ग्राउंड है, वो एक जायज बात है कि भाई ठीक है, लोगों में गुस्सा है और उस गुस्से को कहीं ना कहीं उसका एक निदान उसका होना चाहिए, उसका हल होना चाहिए कि आम जनता में गुस्सा है कि हमारे बेकसूर लोगों को मार के चले गए कुछ लोग, और वो उसका कहीं ना कहीं बदला, जिसको हम कह सकते हैं, लिया जाना चाहिए जिस भी तरीके से संभव हो, और हर तरीके से संभव हर तरीके से लिया जाना चाहिए। ये एक देश के आम नागरिक की सोच है। ऐसे में जो बात यहाँ हम कह रहे हैं, जिस पीड़ा की तरफ हम इशारा कर रहे हैं और सिनेमा के हवाले से इशारा कर रहे हैं कि कैसे आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए, सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान ग्रंथि है कि हमारे देश को तोड़ करके पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान को लेकर के हमारे मन में जो एक ग्रंथि है, एक समुदाय, एक मतलब देश के एक बड़े हिस्से में कह लीजिए, और राजनीति का एक पूरा जो की धारा है वो इसी नफरत पर टिकी है। तो ऐसे में ये जो बात हम कर रहे हैं, जो पीड़ा अजय जी ने जाहिर की, उसका कैसे हम प्रतिकार, उसको कैसे हम ठीक करेंगे, कैसे उसका हम निदान करेंगे, क्या आपको लगता है संक्षेप में? अमिताभ जी, ये जो गुस्सा है वो हिंदुओं में गुस्सा है और मुसलमानों में डर पैदा कर रहा है। इससे ही आप समझ लीजिए गुस्सा तो मुसलमानों में भी है, गुस्सा तो देखिए, गुस्सा और तकलीफ तो मुसलमानों में भी है, देश के मुसलमानों ने सड़क पर उतर करके दिखाया है। नहीं, वो डर से आए हैं ऐसा भी लोग समझ रहे हैं, लेकिन खैर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। असली इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये हम जो ठीकरा फोड़ते हैं राजनेताओं पर, ये समाज में भी यही चीज चल रही है। जी बिल्कुल। नहीं चल रही, राजनेता उनको जो है भड़का रहे हैं। भड़काना का तत्व 20% 25% का, ये सोसाइटी ही इतनी विचित्र तरीके से आगे बढ़ी है
और यहाँ एक ओल्ड मार्क्सिस्ट की तरह, ओल्ड मार्क्सिस्ट, अब मुझे लोग नहीं मानते हैं, मैं कहता हूँ कि जो कैपिटलिज्म का चक्कर चला है ना, ये जो कंज्यूमरिज्म आया है, इसने बहुत भयानक ढंग से लोगों के सोचने के ढंग को बदला है। ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है अब यांत्रिक होते जा रहे हैं, और इस क्रम में सबसे ज्यादा जो सफरर हुए हैं वो है मुसलमान। मुसलमान बहुत पीछे हैं अभी इस आर्थिक मामले को अगर ध्यान में रखा जाए तो। ये मुसलमान का पिछड़ना और हिंदुओं में एक तबके का बहुत तेजी से आगे बढ़ना आर्थिक रूप से, इसका भी कोई रिश्ता जो है इस तरह के मैचो एक टेररिस्ट इमेज के साथ इसका कोई संबंध है। और मैं इस बात को बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो बहस चल रही है इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें कहते हैं, अजय जी जैसे लोग कहते हैं कि खुर्शीद को क्यों रोका जाता है, सलमान खान, शाहरुख खान को अमेरिका में क्यों ज्यादा वो किया जाता है। मेरा जो प्रस्ताव है वो ये है कि इस समय हिंदुओं में एक किस्म का मंथन चल रहा है और मुसलमानों में भी बहुत तरह की चीजें चल रही हैं, उसकी सूचनाएं ऊपर तक नहीं आ रही। मुसलमान क्या सोचता है इस दौर में, हिंदुओं में किस किस तरह की चिंतन चल रहा है इस समय। सभी हिंदू जो है मुसलमान विरोधी नहीं है, अधिकतर हिंदुओं को मुसलमानों से बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि जो हिंदू हम नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि ज्यादातर हिंदू नहीं है, क्योंकि अगर जी हिंदू का चेहरा है ना सर, मैं वही पुरानी बात पे लौटता हूँ, जो हिंदू का चेहरा है वो भी कितना उग्र हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदू भी अब वही हिंदू है जो अधिक से अधिक उग्र है। जैसे कि मुसलमानों का जो वो खान वाला चेहरा है, मैं खान वाला चेहरा उस अर्थ में कह रहा हूँ, वैसे ही इधर से भी एक मजबूत हिंदू चेहरा निकाला जा रहा है। ये एक बहुत ही स्थूल किस्म का पोलराइजेशन हो रहा है, राजनीतिक ये पोलराइजेशन हमने पिछले 40 साल में देखा है। और ये जैसे जैसे राजनीति जिसका मतलब जो वहां जाकर के टिकी थी कि याचना नहीं अब रण होगा, तो रण वाली जो बात थी और उसमें कहीं ना कहीं आ गया था कि नहीं ठीक है, हमको अब जो, क्योंकि हम तो हजारों साल की गुलामी झेल करके आए कि मुगलों से लेकर के सबने हमको किया है, तो वहां से अब ये जो बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें मेरी बहुत इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है इस बात, इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुओं ने कब से, बहुत सारे हिंदुओं ने कब से गांधी, नेहरू और तमाम जो अन्य चेहरे थे, जयप्रकाश और अन्य लोग, उसकी तुलना में सावरकर जैसे लोगों को हिंदू का चेहरा बनाने शुरू किया है। इसके ऐतिहासिक कारण है सर, इसको सिर्फ और सिर्फ ये मत समझिए कोई नहीं, ये तो ये आप जो बात कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये हितेंद्र जी, ये बात हम लोग जो सावरकर का चूंकि आपने जिक्र कर दिया, तो ये तो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, हम देख रहे हैं ये एक जो इस समय देश में जो राजनीति की धारा है ये सोसाइटी में चला गया है। अब जो है सोसाइटी अब हम लोगों को ही आक्रमण कर, हम लोग कोई बात बोलते हैं ना कि भारतीय मुसलमान 20 करोड़ कहाँ जाएंगे, तो हमको ही जो है आक्रमण, हमारे ऊपर ही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही समस्या है जिसका हिंदू का जो आक्रामक चेहरा आया है, इसके ऐतिहासिक कारणों में जाना पड़ेगा। और हिंदी फिल्मों में इतना एनफ मटेरियल है जहां उसी में से हम लोग बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। हम लोग को हिंदी फिल्मों को रीड करने का एक दूसरे तरह का प्रयास करना चाहिए ताकि हम समझ सकें हिंदी सिनेमा। आप जो कह रहे हैं वो बात मैं समझ रहा हूं, और मैं वही बात बार बार एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि ये जो चीज जो आपने जिक्र किया कि भाई गांधी, नेहरू की जगह अब सावरकर पर ज्यादा बात होती है, या एक खास तरीके का उग्र हिंदू समाज जो है वो दिख रहा है, उग्र हिंदू चेहरा दिख रहा है, तो ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली ये बताने की कोशिश। जी ये फरीद साहब ने एक बड़ी खतरनाक बात कही है, वो कहा है कि माइनॉरिटी का इस तरह से मतलब डेमोनाइजेशन, अदराइजेशन होता है और अब कम्युनिस्ट का होगा, ये उन्होंने कहा है। मैं इस पे घोर आपत्ति करता हूँ और इसमें बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन इसमें घोर आपत्ति करता हूँ कि यही वो सोच। मैं ऐसा करता हूँ, नहीं ऐसा करता हूँ, ये फरीद जी से ही इसकी सफाई ले लेता हूँ, संक्षेप में फरीद भाई, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं बहुत संक्षेप में आपकी राय जानना चाहूंगा इस पर, बहुत संक्षेप में। जी देखिए, ये इसका ट्रेंड अभी तक उभरा नहीं है, इसलिए आप इस पर आपत्ति जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड
इटली का और जर्मनी का रहा है, उसमें या तो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया या कम्युनिस्टों को किया गया। ये बहुत ही साफ दिखता है। यहाँ तक कि जो उनकी अमेरिका की प्रोपेगेंडा फिल्में रही हैं, जो वियतनाम से 20 साल जंग लड़कर हार गई, वहां पर एक आदमी, अमेरिकी आदमी जाता है और वो पूरे वियतनामीज को हरा कर अकेले चला आता है। इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़े जाते हैं कम्युनिस्टों के अगेंस्ट। इसीलिए बस्तर में या जो नक्सलाइटों के अगेंस्ट जो दिख रहा है और जो मार्क्सिज्म के अगेंस्ट वो उसमें दिखाते कि इसके पीछे कम्युनिस्टों की सोच है। मतलब नक्सलाइटों की जो हिंसा है उसका समर्थन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उस तरफ आ रहे हैं। जो ये एक्सपेरिमेंट अभी तक सफल नहीं हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, पर ये हो सकता है, ये संभावना है मेरी, क्योंकि जो इतिहास इटली का और जर्मनी का रहा है उसको देखते हुए वैसा ही इतिहास यहाँ दिख रहा है। धन्यवाद। ठीक कहा आपने, ठीक कहा। देखिए, बात ये है कि ये विषय जो है ये तो बहुत जटिल है और इस पर वाकई में मेरे ख्याल में कई किस्तों में लंबी बातचीत होनी चाहिए कि सिनेमा और समाज का जो अंतर संबंध है, जिसके बारे में हम लगातार बात करते रहते हैं अपने कार्यक्रम में, कैसे वो जो ये आतंकवाद का मुद्दा है और खास तौर से एक देश की बात है और उस देश के साथ जोड़ करके इत्तेफाक से वो पाकिस्तान है जहां मुसलमानों की आबादी है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और हमारे देश में जो मुसलमान रह रहे हैं कैसे उनका संबंध उससे जोड़ करके कैसे हमारे देश के जो मुस्लिम लोग आबादी है उसके लिए एक पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा है, उसको लगातार। जी हाँ, जी बोलिए। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग एजेंडा चला रहे हैं और मुसलमानों को चेहरा बना रहे हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुओं की बड़ी आबादी ऐसी नहीं है जैसे वो हैं। तो बिल्कुल, बड़ी आबादी सेकुलर है, एक बहुत बड़ी आबादी जिनकी वजह से ये देश बचा हुआ है, वो सेकुलर है। और उसको, वो कौन लोग हैं? वो कम्युनिस्ट हैं, वो मुसलमान तो नहीं है। तो वो खोजते हैं और वो कम्युनिस्टों के रूप में उनको पहचानते हैं और फिर उनको भी टारगेट करना है, उन हिंदुओं को भी। काश आपकी बातचीत का ये हिस्सा सही होता। अगर हिंदुओं की बड़ी आबादी कम्युनिस्ट है तो फिर तो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो है इस देश में बहुत तगड़ा रिवाइवल होना चाहिए। वो उसको बोलते हैं कि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, इसलिए। जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। जी नहीं, आपकी बात सही है। मैं जो बात कहना चाह रहा था, जहाँ चूंकि अब कार्यक्रम समाप्त करना है, भाई ये चाह रहे हैं, बिल्कुल ये है वो जिस तरह का कट्टरपंथी हिंदू समाज बनाना चाह रहे हैं, उस कट्टरपंथी हिंदू समाज की राह में रोड़ा है वो लोग जिनको कि वो लोग कम्युनिस्ट कहते हैं। जो आप कहना चाहते हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। और मेरे ख्याल में हमारा जो हम सबकी बातचीत का जो निष्कर्ष है या हम सबकी जो कहना चाहिए एक सामूहिक इच्छा है कि वो यही है कि वो ये जो समाज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये समाज जो है ये लगातार बढ़ता रहे, जिसमें कि ये सद्भावना रहे कि हाँ भाई ठीक है, हमारे समाज में एका रहना चाहिए और हमको मिलजुल करके ही रहना है, हमें एकजुट रहना है एक समाज के तौर पर, ताकि ये जो हमारे ऊपर पड़ोसी देश से या कहीं से भी बाहर से भी कोई आक्रमण होता है या किसी भी तरह की जो बंटवारे की कोशिशें की जाती है हमारे समाज में, उन साजिशों को हम नाकाम कर सकें। और सिनेमा हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो इस तरह की कहानियां हैं, सकारात्मक कहानियां हैं या इस तरह की समाज में सोच पैदा करने वाली कहानियां, उनकी तरफ भी ध्यान देगा। हालांकि अजय जी की बात अपनी जगह बहुत बिल्कुल व्यवहारिक है कि वो जो मौजूदा हालात में उसमें इस तरह की संभावना बहुत कम दिखती है। बहरहाल ये बातचीत बहुत लंबी है और इस पर हम बार बार लौटना चाहेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही और हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको देखा सुना। जी धन्यवाद, नमस्कार।